Good morning. Today we will study about the potential energy under the chapter work, energy and power. What is potential energy? Potential energy is defined as the energy of a body by virtue of its position और configuration. किसी भी बॉडी की जो पोजीशन होती है, कहाँ पर वो बॉडी रखी हुई है, उस प्रॉपर्टी के कारण या वो किस तरह से डिज़ाइन की गई है, किस तरह से वो बनी है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक हैमर लें, उस हैमर से हम एक नेल को वॉल पर इंसर्ट कराना चाहें तो किस तरह से काम करता है ये फिनोमेना। लेट अस सी हियर। ये एक नेल दी हुई है जिसे हमें इंसर्ट कराना है इस वुडन ब्लॉक के अंदर यूजिंग द हैमर। हमने हैमर को अपलिफ्ट किया, तो जब हमने हैमर को अपलिफ्ट किया तो हमने कुछ वर्क किया एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द हैमर। और अब हमने इस नेल को, जो हमारे पास एनर्जी स्टोर है हैमर के अंदर, उसके थ्रू हमने जैसे ही काम करना शुरू किया नेल के ऊपर, तो नेल कहाँ चली गई? वुडन बॉक्स के अंदर चली गई। क्या हुआ होगा इस समय? वर्क इज डन बाय हैमर व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। जो भी एनर्जी इसके पास स्टोर थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो रिलीज हो गई है और उसी एनर्जी से, उसी रिलीज एनर्जी से यहाँ पर काम हुआ है। इसी तरह लेट अस सी दिस एग्जांपल। हम इस वाटर टैंक को फिल कर दिए, तो हमने जब इस वाटर टैंक को फिल किया तो ये जो वाटर टैंक है वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है, इसकी जो पोजीशन है वो ग्राउंड से काफ़ी ऊपर है। जब ये इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, इसकी हाइट यहाँ पर है, इसकी पोजीशन अगर ये है, तो अब क्या होगा? ड्यू टू दिस पोजीशन इट इज स्टोर्ड इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी जो भी इसमें स्टोर होगी, तो अगर अब हम इस बॉक्स के अंदर कहीं पर छेद कर दें, होल कर दें, तो वाटर वहाँ से फ्लो करने लगेगा। तो वो वाटर फ्लो करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मिली इसको? ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द हाइट वाटर। हाइट में रखे हुए वाटर से उसके पास एनर्जी आ गई। इसी तरह अगर हम एक कॉन्फ़िगरेशन का केस देखें, तो ये एक स्प्रिंग है, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने दिया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस करें, तो जब हमने कंप्रेस किया तो हमने क्या किया? हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। जैसे हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, उस चेंज को करते समय हमें जो भी वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्प्रिंग। अब क्या होगा? उस एनर्जी से क्या होगा जो एनर्जी हमने स्टोर की है? अगर हम यहाँ पर एक बॉल या कोई भी एक बॉडी रख देते हैं और अब अगर हम स्प्रिंग को छोड़ दें, तो क्या होगा? ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी द स्प्रिंग हैज़ अ टेंडेंसी टू डू वर्क वाइल इट रिलीज इट्स एनर्जी। जब भी ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगी तो वहाँ पर एक वर्क होगा। जैसा कि अभी आपने देखा, जो एक बॉल थी उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, स्प्रिंग ने अपनी स्टोर्ड एनर्जी से ही बॉल को वहाँ पर पुश कर दिया। तो ये सारे जो फिनोमिनाज हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला गेम तो आप लोगों ने बहुत खेला होगा। तो इसमें क्या है कि हमने एक स्टोन को इसमें फंसा दिया है और इसको अब हम स्ट्रेच करेंगे। जब हम स्ट्रेच करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया है। अब क्योंकि हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या होगा? जैसे ही हम हाथ हटाएंगे तो ये स्टोन आगे की तरफ मूव करेगा बिकॉज ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी इसको मिली थी, जैसे वो अपनी उस एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो ये जो आपका है ये काम करने की टेंडेंसी में आ जाएगा, यानी कि बॉल को ये फिर आगे की तरफ पुश कर देगा। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन के कारण क्या पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर होती है? लेट अस सी हियर।
सपोज दैट देयर इज ए बॉडी हैविंग मास n। अब इस बॉडी को हमने ग्राउंड से थोड़ा सा अपलिफ्ट किया, तो जिस भी हाइट तक हम अपलिफ्ट कर रहे हैं लेट इट बी h। अब आपको पता है कि ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड काम करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जब सरफेस पे रखी थी और सरफेस से जब हमने h हाइट तक उसको अपलिफ्ट किया तो हमें अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ काम करना पड़ा, क्योंकि ग्रेविटी किधर काम कर रही है, नीचे की तरफ। इसका मतलब ग्रेविटी की जो टेंडेंसी है बॉडी को पुल करने की वो नीचे की तरफ है और हम उसके अगेंस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पर बॉडी को अपलिफ्ट करने में कुछ काम करना होगा। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी वर्क हम कर रहे हैं, दैट विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन। हम कितना वर्क कर रहे हैं? सिंस वी नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है? h हो रहा है। और बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? mg। क्यों? क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी। तो ओवरऑल जो वर्क हुआ दैट इज mg h। अब हमें अगर बॉडी को अपलिफ्ट करना है देन वी हैव टू डू वर्क इक्वल टू mgh इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो mgh वर्क करना होगा दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज टू बी टेकन विथ प्रॉपर प्लस और माइनस साइन डिपेंडिंग ऑन वेदर वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स और बाय द फोर्स। अगर वर्क अगेंस्ट द फोर्स कर रहे हैं तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आएगी, और अगर वर्क डन बाय द फोर्स हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के केस के लिए हम कौन सा केस कंसीडर कर लें? स्प्रिंग का केस कंसीडर कर लें। सपोज दैट दिस इज द पोजीशन x, जिसको हम ओरिजिन मान ले रहे हैं। जितनी लेंथ है स्प्रिंग की, जहाँ तक वो पॉइंट आ रहा है रिलैक्स मोड में, उस पोजीशन को हम x इज इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं। अब अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने पर इस जो बॉडी है वो थोड़ा डिस्प्लेस होगी। इट इज़ डिस्प्लेस्ड बाय xc। हमने जो फोर्स लगाया है वो हमने इनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, और इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है हमारी वो अंदर की तरफ यानी कि कंप्रेस की जा रही है। लेकिन उसके अगेंस्ट ही हमें क्या मिलेगा? हमें एक रेस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम हाथ हटाएंगे तो बॉडी अपनी पुरानी शेप में आना चाहेगी। तो रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर हमारा फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि इस वाले फोर्स ने, हमारे थ्रू लगाए गए फोर्स ने उसके कॉन्फ़िगरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया या बिगाड़ दिया, डिफॉर्म कर दिया। तो उसके अंदर एक फोर्स आएगा स्प्रिंग के अंदर, जिसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी? इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब क्योंकि हमारा जो पोजीशन है इसके ठीक अपोजिट काम कर रहा है, यानी कि जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं और फोर्स जो है वो इधर लग रहा है। सिंस बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर अगेंस्ट वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसको अगर हम पॉजिटिव मान लें तो ये जो पोजीशन है दैट मीन्स XC है उसे हम कैसे साइन के साथ दिखा देंगे? विद माइनस साइन एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अब क्या हो रहा है? जैसे स्प्रिंग अपनी पुरानी पोजीशन में आएगी तो क्या होगा? अब क्या हो रहा है? जब स्प्रिंग रिलीज़ की जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन डिफॉर्म करने के बाद उसको रिलीज़ किया जाएगा, तो वो ओरिजिन से भी और आगे एक्सटेंड होगी, जो आप प्रैक्टिकली देखते हो।
तो इस केस में क्या होगा, अब क्योंकि उसका शेप जो है वो एक्सटेंड हो गया है, तो जो रिफॉर्मिंग फोर्स या जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं वो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसकी जो पोजीशन होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट काम करेगी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लेट द ब्लॉक हैविंग मास m is attached to a spring of spring constant k। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग स्प्रिंग अलग अलग शेप और साइज़ की होती है, और साथ ही साथ अगर हम कंप्रेस करने की बात करें तो कुछ स्प्रिंग है जो हल्का सा भी फोर्स लगाने पे एक लार्ज चेंजेस दे देती हैं, कुछ स्प्रिंग है जो लार्ज फोर्स लगाने पर बहुत ही स्मॉल चेंज देती हैं। तो कितना फोर्स लगाएं कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो, तो वो पैरामीटर डिसाइड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। दैट मीन्स इफ 1 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन बाय 1 मीटर देन द फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट इज सेड टू बी 1 न्यूटन पर मीटर। तो हमने अभी यहाँ पर देखा कि जो पोजीशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट है, तो दैट मीन्स वी आर एबल टू राइट Fs, जिसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से दे दिया है यहाँ पर। Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस क्यों आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे देन वी गेट अ कांस्टेंट विच इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। सो बेसिकली आवर फॉर्मूला बिकम्स Fs इज इक्वल टू -kx। अब यही फोर्स रिक्वायर होगा, यही वर्क रिक्वायर होगा टू डू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लें, फिर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लें। तो मान लीजिए कि जो फोर्स लग रहा है उसके थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx। तो वर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि फोर्स किसका फंक्शन है, पोजीशन का, तो ये वेरिएबल फोर्स हो गया। और अभी हम लोगों ने प्रीवियस टर्न पर स्टडी किया था वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। इंटीग्रेशन के फॉर्म में निकालते हैं तो हमने उसको ऐसे सॉल्व किया, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ Fs और रेंज कहाँ से कहाँ तक लेंगे, क्योंकि हमारा जो शुरुआत हो रही है वो x इज इक्वल टू 0 से हो रही है और मैक्सिमम चेंजेस कहाँ तक हो रहे हैं, x इज इक्वल टू xc तक। तो इंटीग्रेट हमने यहाँ पे कर दिया यूजिंग द इंटीग्रेशन फार्मूला। तो जब जैसे ही फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, Ws इज इक्वल टू हाफ kx c स्क्वायर। Note that the work done by the external pushing force is positive since it is overcome the spring force Fs। यानी कि हम जब वर्क करेंगे then that work will be positive, लेकिन जो स्प्रिंग वर्क कर रही है that will be negative। ठीक है, तो अगर हमारे थ्रू किया गया वर्क है दैट इट विल बी पॉजिटिव, और अगर स्प्रिंग के थ्रू किया गया वर्क है दैन इट विल बी नेगेटिव। यही चीज़ चाहे कंप्रेस करने में देख लो और चाहे स्प्रिंग को एक्सपेंड करने में देख लो, दोनों में रिजल्ट्स आपको सेम दिखाई देंगे। वर्क डन थ्रू वाज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव। एक ग्राफ की अगर हम बात करें तो सिंस अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो फोर्स है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन है विद माइनस साइन, और लीनियर टर्म में, लीनियर टर्म का मतलब क्या हुआ, सिंगल पावर ऑफ x, पोजीशन के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है फोर्स और सिंगल पावर में। तो सिंगल पावर में जब कोई डिपेंड करता है तो ग्राफ का फॉर्म क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द पोजीशन और फोर्स ग्राफ बिटवीन द स्प्रिंग केस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से भी हम आसानी से वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस केस को देखें, यहाँ पर बॉडी को हम अपलिफ्ट कर रहे हैं अप टू हाइट h, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने स्टोर होती है, अभी देखा हम लोगों ने, दैट इज स्टोर्ड इक्वल टू mgh। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कह रहे हैं अब हमने थोड़ा सा उसका पाथ चेंज किया। पाथ चेंज करने का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये सीधा सीधा जा रहा था, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया, लेकिन हाइट ओवरऑल कितनी जा रही है h।
इस केस में भी जो वर्क होगा वो mgh ही होगा। इट मीन्स mgh जो वर्क हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो वी कैन से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है और किस पर डिपेंड करती है? केवल वर्टिकल हाइट पर। चाहे ये घूम कर जैसे भी जाना चाहे जाए, चाहे स्टेयर्स चढ़ते हुए जाए, चाहे स्लोप से चढ़ते हुए जाए, जैसे भी जाना चाहे जाए, लेकिन अगर ग्राउंड और मैक्सिमम जहाँ तक उसको जाना है वहाँ की वर्टिकल हाइट सेम है तो सारे केसेस में वर्क भी क्या होगा? सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप इज़ ओवर अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। क्यों क्लोज पाथ के ऊपर ज़ीरो हुई? क्योंकि जहाँ से उसने चलना शुरू किया वहीं पर वापस आ गई। तो अगर हम कह रहे हैं कि उसको हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं फिर नीचे ला रहे हैं ज़मीन पर, तो ओवरऑल जो चेंजेस हुए पोटेंशियल एनर्जी में दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक राउंड ट्रिप में यानी कि आना और जाना, इसमें तो कंप्लीट एनर्जी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जब हमने बॉडी को अपलिफ्ट किया उसके पास एनर्जी कितनी आ गई? mgh। जैसे ही बॉडी नीचे आएगी तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगी। कितना लॉस करेगी? -mgh। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी इन द राउंड ट्रिप विल बी द सम ऑफ दीज टू एनर्जी विच गिव्स यू द ज़ीरो रिजल्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जिसके थ्रू किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे वर्क को हम कहते हैं या ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरह और अगर देखें कि इफ़ द h इज़ टेकन वेरिएबल देन ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल द नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ VH विद रिस्पेक्ट टू h। दस वी विल एबल टू राइट, क्योंकि हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? अगर क्योंकि हमारा वेरिएबल फोर्स है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा देते हैं। F इज़ इक्वल टू VH पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड वी गेट द फॉर्मूला इक्वल टू -mg जस्ट यूजिंग द सिंपल इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन फार्मूला। जहाँ पर ऐसे नीड होती है हम सिंपली फार्मूले का यूज़ करते हैं। If the body is released then the potential energy is converted into the kinetic energy। जब कोई बॉडी ऊपर से गिराई गई है तो उस केस में क्या होगा कि वो मोशन में आ जाएगी। तो मोशन में आ जाए इसका मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। अब आपको तो पता है कि एनर्जी कैन नॉवर बी कन्वर्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि जो आपने पोटेंशियल एनर्जी उसको दी थी दैट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिंस यू नो द फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन v² इज इक्वल टू, या थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके कर लेते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। अगर फ्री फॉल है तो v तो आपका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दो आप क्या लिख पाओगे यहाँ पर? v² इज इक्वल टू 2gh। अब इसमें दोनों तरफ अगर हम m/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या दिखाई देगा? हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। तो हाफ mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी। mgh क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू -dv/dx। पोटेंशियल एनर्जी इज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट जब हमने सारा इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिल गया? एक्सप्रेशन फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल का डिफरेंस मिल गया। नाउ सी द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, यू नो इट वेरी वेल। व्हाट इज कंजर्वेशन एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
Whenever energy changes from one form into another, the total amount of energy remains constant. Let us see here. ये हमारे हाथ में है, हमने इसको अपलिफ्ट किया। जैसे हमने इसको अपलिफ्ट करना शुरू किया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ये वापस बैक होके हमारे हैंड में आ रही है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो गई। When a body is thrown upward or dropped from height, the total mechanical energy, that is the sum of potential energy and kinetic energy at each and every point of its path remains same. टोटल तो सम जो भी है एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन होगा क्या यहाँ पर, द एनर्जी विल कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू another form, kinetic to potential or potential to kinetic. Note that at the highest point of its motion, the energy is fully in the form of potential energy. क्योंकि highest point किसको कहेंगे, highest point वो point होता है जहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तभी तो वो उससे ऊपर नहीं जा पा रही है, दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। उस केस में उस पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पर जो उसके पास एनर्जी होगी दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, और जो ग्राउंड पॉइंट पर होगी लोएस्ट पॉइंट पर होगी, क्योंकि अब लोएस्ट पॉइंट दैट मीन्स वो ग्राउंड पर आ गई, उससे नीचे वो नहीं जा सकती है, इसका मतलब हाइट क्या हो गई यहाँ पे, ज़ीरो हो गई। तो उस लोएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। बाकी सारे पॉइंट्स पर जो एनर्जी है वो लगातार चेंज होती रहेगी, कुछ फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का रहेगा और कुछ फ्रैक्शन उसका काइनेटिक एनर्जी का रहेगा। अनदर एग्जाम्पल देख लीजिए सिंपल पेंडुलम का, किस तरह से ये सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन किसको कहेंगे, एंड्स पोजीशन को कहेंगे। उन एंड्स पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन मानेंगे, और क्योंकि अब वो उस एंड पोजीशन से और आगे नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब कि एंड पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है और उस समय उसने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। तो उस केस में एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसी तरह जब वो बीच में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। Now let us see the conservation of mechanical energy. What is the conservation of mechanical energy? Suppose that a body undergoes displacement delta x under the action of a conservative force. तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो जैसे हमने इस इक्वेशन को लगाया, सिंस फोर्स इज कंजर्वेटिव, पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी आपकी दैट इज डिफाइंड एज द इन माइनस फॉर्म माइनस डेल्टा वी इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो इसको हम सिंपली अगर हम देखें, हम अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, या हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, नॉट ऐड करें, सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, के एक्स प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। अगर चेंज ज़ीरो है इसका मतलब दिस क्वांटिटी रिमेन्स सेम। तो ये सेम का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव एनर्जी है। और हम ओवरऑल पाथ की बात करें तो हम लिखेंगे कि द काइनेटिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। थ्रू आउट द पार्ट ये एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन द सम ऑफ ओवरऑल एनर्जी रिमेन्स सेम, ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेटिव एनर्जी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न के लिए हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे और टॉपिक्स को आगे